नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे मौका दिया आपके शानदार YouTube चैनल पर शरीक होने का। सर, पाकिस्तान में तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। उनके कर्नल को कोई अननोन उड़ाकर चला जाता है। पहलगाम हमले से भी कनेक्शन था। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ, मेरे पास जो मेरे ग्रुप से मैसेज आया, सच है कि नहीं शायद कल तक पता लग जाए। एक ब्रिगेडियर साहब, सुन लीजिए, एक ब्रिगेडियर साहब और 3 फुल कर्नल साहब अपनी हुरों के पास चले गए हैं। ब्रिगेडियर साहब को मारना बहुत मायने रखता है ब्रिगेड कमांडर को। और अब तो यहां तक बात आ गई है कि लोग जाने को तैयार नहीं है जिहादिस्तानी सेना की। मैं बलूच में जाके क्या करता, अपने मम्मी डैडी से, जो ऑफिसर्स यंग ऑफिसर्स जाते हैं, मम्मी पापा आर्मी हेडक्वार्टर में बोलो ना उसको, बेवकूफ को, मुन्नी बाई को, कि मेरी ट्रांसफर कहीं और कर दे। अगर ये सच है कि कर्नल और ब्रिगेडियर साहब मारे गए हैं, तो इसका मतलब है कि बगावत तो पूरी फिर फैल चुकी है, आग तो लग चुकी है, उसको बुझाना मुश्किल है। सर, इसी आग के डर के मारे तो वो आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही सोता है। वो जैकेट पहन के ही नहाने जाता है। तो फिर इससे अंदाजा लगा लो मुल्ला मुनीर कितना डरा हुआ है। अपने हेडक्वार्टर में वो बुलेट प्रूफ शीशे के आगे खड़े होकर भाषण देता है। जो अपने ही फौजियों के बीच में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है सर, उसका आलम लगा लीजिए, उसको भी अननोन गनमैन का डर सता रहा होगा। तभी तो वो जैश ए मोहम्मद के पास जाता है कि मेरी रक्षा करो, मेरा सिक्योरिटी डिटेल। मेरा जब मैं भी सूडान में आपका दादू था, तो एक क्लोज सिक्योरिटी होती है, जो लोग हमेशा आपके साथ होते हैं, 4 से 7 8। तो ये कहता है कि मुझे अपनी फौज पे भरोसा नहीं है, आप लोग मेरी सुरक्षा करो, कि वो भी बड़े जालिम लोग हैं। तो ये सोचता है कि उनके साथ अल्लाह 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 करके वो उसकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि फौज में गुस्सा बहुत है इसके अगेंस्ट। भाई आपने अपने आप को अगले 500 साल के लिए तो पिंजरे वाली मुनिया बना दिया है, खेती मार्शल, तो हमारी प्रमोशन का क्या होगा? ये भी तो एक चीज होती है ना। कोई किसी संस्था में जाता है, फौज में जाता है, सिविल सर्विस में जाता है, चाहता तो ये है कि भाई 30 साल 35 साल के बाद मैं कहीं ना कहीं टॉप के इर्द गिर्द पहुंच जाऊं। अगर टॉप की सारी पोजीशंस दूसरे लोग लेके बैठे हुए हैं हजारों साल से, तो फिर तो गुस्सा तो आएगा ही। तो आप देखेंगे अब क्या होता है इंटरनली और एक्सटर्नली। मेरा मानना है कि मुन्नी बाई अकेली पड़ गई है। इसीलिए तो आजकल गाना भी बहुत गाती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आइटम से आम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो ये वो गाना गाता है मैकडोनाल्ड ट्रंप के लिए, कुछ कर नहीं सकता। और बलूचिस्तान में तो बीएलए ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। घुटनों पर है मुनीर की सेना। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बेटा समझाता हूँ। बलूचिस्तान, आपको पता है, 1947 के बाद उसने कभी भी स्वीकार नहीं किया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उसने ब्रिटिश सरकार से ये कहा था, खान ऑफ कलाट है जो बलूचिस्तान का दिल है, उसने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि आप लोग जब भारत को छोड़ के जाओगे, आप दो उसके हिस्से करने वाले हो, एक भारत एक पाकिस्तान। हम लोगों को आजादी चाहिए, हम किसी का हिस्सा बनना नहीं चाहते। और ब्रिटिश सरकार के सामने ये प्रस्ताव जो था, उसका समर्थन किया था एक वकील ने। वो बहुत ही शराब पीने वाला वकील था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्नाह, जो बाद में गवर्नर जनरल बन गया जिहादिस्तान का। तो फिर जब उसने 2 3 बार उससे बोला, खान ऑफ कलाट से, कि भाई अब तू पाकिस्तान से जुड़ जा, उसने कहा आप ही ने तो कहा था कि जुड़ने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने कहा अच्छा मुझे याद नहीं है। तो अपनी सेना भेज के ठोक पीट के इसको, तो फिर इसने बलूचिस्तान के ऊपर, कलाट के ऊपर, और कलाट के जरिए बाकी छोटे मोटे जो डिपेंडेंसीज थी, प्रिंसिपैलिटीज थी, उन पे कब्जा कर ले। लेकिन कलाट और बलूचिस्तान कभी नहीं माने कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है। हम लोग अलग लोग हैं, हमारा सिस्टम अलग है, हमारी प्रार्थना अलग है, हम तो बहुत टॉलरेंट लोग हैं। और हम लोग, उन लोगों ने एक मजेदार चीज, कि उन्होंने जो जिन्ना ने अपने कबीलों को भेजा था, उनमें से बलूच बहुत कम थे जो गए थे लड़ने के लिए, वो ज्यादातर पठान थे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखें, तो बलूचिस्तान बहुत सालों से लड़ रहा। 1970 में तो बहुत जबरदस्त लड़ाई उनकी हुई थी आजादी के लिए। और उसके बाद क्या होता है, जोर लगा था, क्योंकि बलूच ईरान में भी हैं, जो उसका बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस कहते हैं, इस तरफ भी है। तो बलूच लोग जो हैं वो मिल जाना चाहते हैं। अब एक फैक्शन है पाकिस्तान में जो ईरान को ठोकता है, दूसरा फैक्शन है ईरान में जो पाकिस्तान को ठोकता है। तो बलूचिस्तान और का जो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, वो आपस में बातचीत ये करते हैं कि भाई अब देखिए हमको एक होना चाहिए।
तो 70 में पाकि सेना ने बहुत जोर लगाया, मूवमेंट क्रश हो गई, फिर 2000 में उभरी, उसके बाद 2010 में, फिर 2020 में। तो ये आप देख रहे हैं कि बार बार ये मूवमेंट उभरती जाती है, इसको रोकना अब नामुमकिन है। ये भी मैं बताता हूं क्यों। इसका बेटा एक कारण है कि मैंने भी अपने देश में 74 साल की मेरी उम्र है, नॉर्थ ईस्ट में देखी है मूवमेंट्स, कश्मीर में भी देखी है, लेकिन हमने सबका समाधान किया है बातचीत करके। गवर्नेंस के अंदर कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी होता है। सिर्फ लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर हुकूमत नहीं चलती है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, गाली गलौज में रह जाओगे, बोलोगे मैं ठोकूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो फिर आपकी मुखालफत ये लोग करेंगे। अब पिछले साल मिसाल के तौर पर ये जो पिंजड़े वाली मुनिया है, मुन्नी बाई, जो अपने आप को खेती मार्शल कहता है, तो उसने पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो रहते हैं दूसरे देशों में, वो भी आए थे पाकिस्तान। इसने बोला, ये तो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है ना, गधे को मिलिट्री के बारे में कुछ नहीं आता, बाकी हर जगह अपनी उंगल देता है। तो उनसे बात कर रहा था, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए थे कि भाई इन्वेस्ट करो पाकिस्तान में एक्सेट्रा। तो अगर आप गूगल करेंगे उसकी स्पीच को, तो उसका एक हिस्सा है कि भारत की 12 लाख की फौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब माफ करिए, मैं उसी की भाषा कर रहा हूं। एंड दीज ब्लडी 1500 टेररिस्ट, ये क्या कर लेंगे? अरे तुम्हारी 10 पुश्तें नहीं ले पाएंगी, बलूचिस्तान तो हमारे माथे का झूमर है, हम बर्बाद कर देंगे बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रेवोल्यूशनरी आर्मी और इसको उसको। अब देख लो कौन बर्बाद हो रहा है। फिर उनका होम मिनिस्टर था, उसने कहा कि ये क्या बलूचिस्तान, ये तो कोई थानेदार इसका समाधान ढूंढ लेगा। अब देख ले भाई कौन सा थानेदार, तेरे थानेदार यहाँ तो मर गए हैं, या उनको पकड़ लिया, या अपनी गद्दी छोड़ के, पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं। बेटा ये चीज अगर आप समझ जाए कि ये जो पंजाबी मुसलमान, पाकिस्तानी पंजाबी का घमंड है, वो उसको लेके डूब रहा है। क्योंकि ये पिंजरे वाली मुनिया भी पंजाबी है, और वो जो होम मिनिस्टर है वो भी पंजाबी है, और किसी कौम को ये ऊपर आने नहीं देते। ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो अब जो आप देख रही हैं जो हो रहा है बलूचिस्तान में, ये मेरा ख्याल दशकों के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है, कितने शहरों पर कोऑर्डिनेटेड अटैक। इसका मतलब इनको ट्रेनिंग मिल रही है कहीं से। कोऑर्डिनेटेड अटैक करना इतना आसान नहीं होता। कम्युनिकेशन सिस्टम मिल रहा है, यानी सैटेलाइट फोन्स हैं उनके पास। ये कहां से आते हैं? आरोप तो मुझ पे लगेगा कि ये तो भारत कर रहा है, वो तो बोलेंगे उनके पास तो और कुछ कहने को है नहीं। और इससे इनका जो मुन्नी है, मुन्नी बाई, वो तो गई हुई है बहावलपुर, जहां पे जैश ए मोहम्मद का गढ़ है। मेरा मानना है बेटा, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं गलत हूं, ये कहता है कि बलूचिस्तान पे हमें बहुत प्रेशर है, मेरी मदद करो, भारत में जाके कुछ नौटंकी करो, हमें सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार भी इसने भाषण दिया था, वी आर टू नेशन थ्योरी एंड वी मुस्लिम्स हिंदूज कैन नॉट लिव टुगेदर। अब एक कमीने की औलाद, भारत में तो बड़े आराम से रहते हैं। उसी के बाद पहलगाम हुआ था। अब ये जो भड़काने की कोशिश करेगा, बयान पीछे भी दिया था, बहावलपुर गया है कहने के लिए भाई मेरी फौज को तो भारतीय फौज ठोक देती है, क्योंकि मेरी फौज जो है वो पूरी तरह से आत्मघाती नहीं है अभी तक। वो उनको 72 हुरे नहीं चाहिए, वो तो पाकिस्तान में 72 हुरे हैं, 72 ना मिले 2-4 हुरे पकड़ लेते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं मिलता तो आप जाके कुछ पंगा लीजिएगा। और मेरा मानना है कि जैश ए मोहम्मद कुछ करने की कोशिश करेगा। ये सिनारियो है। अब बलूचिस्तान का क्या सिनारियो है? पहली बार औरतें वर्दी में, नई वर्दी में, मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स जो है उन्होंने बताया है, नई वर्दी पहन के सिपाहियों की तरह उतर आई मैदान में, और पाकिस्तानी सिपाही वहां से भाग गए। पहले तो 2 साल पहले शायद कराची यूनिवर्सिटी में, या 3 साल पहले, एक बलूच औरत ने आत्मघाती हमला किया था। 3-4 चाइनीज स्पीकर्स को मार दिया था जो वहां पे कन्फ्यूशियस सेंटर में पढ़े। वो तो भाग गए, चाइनीज तो हैं डरपोक। 4 मर गए, और फिर पाकिस्तान ने चीन को मुआवजा बहुत सारा दिया, फिर वहां पे कोई वापस नहीं आया पढ़ाने के लिए। चीनी बकवास बहुत करते हैं, पाकिस्तानियों की तरह दम नहीं है। तो अब मेरा मानना है कि ये जो जंग छिड़ गया है, ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं है।
मैकडोनल्ड ट्रंप बहुत बिजी है दूसरे मामलों में, वेनेजुएला को उसने पकड़ लिया, वहां पे वो व्यस्त है, वो गाजा में बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो अब ये नहीं कहेगा कि यार ये बलूचिस, मैंने उनकी घोषणा तो कर दी थी कि ये आतंकी संगठन है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर ये पिंजरे वाली मुनिया, ये गधा जाके अमेरिका के जी $500 मिलियन का समझौता इस कंपनी से हो गया, उस कंपनी से हो गया, वो यहाँ के रेयर अर्थ की माइनिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अबे बेवकूफ, वहां पे पहले ही चीन लगा हुआ है। तेरा क्या ख्याल है, चीन अमेरिकियों को आने देगा वहां पर? चीन ने तो वहां पूंजी निवेश किया। इस गधे को कुछ पता नहीं, ये रिटार्डेड है, जिसको पता नहीं है कि चीनी जो है वो घुसने नहीं देगा। सो दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू सी। कोई अमेरिकी नहीं जाएगा वहां पर, कोई कंपनी नहीं जाएगी। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक बहुत खतरनाक जगह घोषित कर दिया है, लॉन्ग टर्म वीजास भी वहां के उन्होंने मना कर दिए हैं। लेकिन इस गधे को कुछ समझ नहीं आती, इसकी ट्रेनिंग बचपन से यही हुई थी कि जो भी गोरा कुछ कहे तो खड़ा होकर सलाम मार के बोल जी जनाब। तो अगर गोरा कहे कि पिंजरे वाली मुनिया कूदो, तो सलाम मार के बोल कितना ऊंचा कूदना है सर। तो ये इसका अपना तो दिमाग है नहीं गधे का। तो जो बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं, आप मेरी बात मान रहे हैं, ये अब खत्म नहीं होगा। और जो ईरान में बलोच लिबरेशन फाइटर्स हैं, वो भी पाकिस्तान में आके अब लड़ेंगे। तालिबान तो पहले ही पहुंच गया है, वो इनकी मदद करेंगे। हथियार इनको तालिबान से मिले जो अमेरिका छोड़ गया था, वो टीटीपी को मिले, टीटीपी इनके साथ मिल गया है। और अगर कहीं इस्लामिक स्टेट भी आ गया जो तालिबान का दुश्मन है, अगर कुछ नहीं पता होता बेटा ऐसे मामलों में कौन किसके साथ जुड़ जाता है। आज तो कमीने बेवकूफ ये होता है, अगले दिन डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट हो जाता है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान की मदद करने कोई नहीं आएगा। अब सुनिए, अगर पाकिस्तान सोचता है कि सऊदी अरेबिया आएगा क्योंकि हमारा डिफेंस पैक्ट है और अफगानिस्तान से हम पर हमले हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया बोलेगा हाँ हाँ पाकिस्तान, हाँ हाँ नाम तो सुना है आपका, कहीं अफ्रीका में है ना आपका देश, मैंने कभी सुना नहीं है नाम इसका। वो क्यों आएगा भिड़ने के लिए, उसकी अपनी समस्याएं यूएई के साथ, इसके साथ, उसके। पाकिस्तान अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया है। और मेरा मानना है कि उसकी फौज को अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो बलूची इलाके बीएलए ने या बलूचियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, उन्होंने कब्जा कर लिया, उनको छुड़वाने के लिए। और फिर अगर उन्होंने बीच में और बलूच लोगों को, सिविलियंस को मारा, तो गुस्सा और भड़केगा वहां पर कि इन गधों को कोई दूसरा तरीका आता नहीं है। सो बलूचिस्तान इज द बिगिनिंग, शुरुआत है पाकिस्तान एज वन यूनिट के अंत की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और सोचिए घर में इतना बवाल मचा, अपने फौजियों को पैसे ले लेकर, डॉलर ले लेकर ये कहाँ भेज रहा है, फिलिस्तीन, हमास को खत्म करने के लिए, डिसार्म करने के लिए। और हमास के आतंकवादी पाकिस्तान में पिछले हफ्ते आकर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के साथ बैठकें कर रहे थे सर। तो आप सोचिए कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है वहां पर। लेकिन सर आपने ईरान का जिक्र किया, ईरान में भी तो पिछले 24 घंटों में इतने सारे धमाके हुए, ऐसे शहरों को टारगेट किया गया उन धमाकों में जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो वहां क्या चल रहा है? वहां भी तो डोनाल्ड ट्रंप कोई खेल खेल रहे हैं ना। 100% खेल खेल रहा है। देखिए, उसने कहा है कि मैं ईरान को ठोकूंगा, ईरान ने कहा है कि मैं अमेरिका को ठोकूंगा। चलिए मान लिया दोनों सही कह रहे हैं। अमेरिका का जो मेनलैंड है, अमेरिका की जो धरती है, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। ये आप देख लीजिएगा कि इराक के साथ भी जंग हो रहा था 9/11 के बाद, उसके बाद अफगानिस्तान से हुआ, फिर सीरिया को ठोका पीटा। अमेरिकन की सरजमी पे कुछ नहीं हुआ था, बहुत दूर है, उनका डिफेंस बड़ा तगड़ा है। 9/11 हो गया, गलती हो गई, जो भी होना था हो गया, उसके बाद नहीं हुआ है। तो ईरान कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका में, बल्कि अमेरिका ईरान को बुरी तरह से ठोकेगा, ध्वस्त कर देगा उसकी जमीन को। लेकिन अमेरिका के का खर्चा होगा। जो आपने वहां इतने युद्धपोत मंगवा लिए हैं और ये मंगवा लिए, वो मंगवा लिए, आपने जॉर्डन भेज दिए, टर्की भेज दिए, पैसा तो लगता है ना बेटा। ईंधन का पैसा लगता है, इक्विपमेंट का पैसा लगता है, कुछ खो जाए, डूब जाए, उसका भी बहुत पैसा लगता है। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखें कि ईरान को बहुत मार पड़ेगी, अमेरिका को कोई खास असर नहीं होगा जान में जो है, या फिर अपनी धरती पर। हाँ, माल का नुकसान होगा कि आपकी एक आधा कुछ हो जाए वहां पर, या आपकी शिप्स के ऊपर कुछ कर दिया, या ये कर दिया, आपके फौजियों को मार दिया, वो जरूर हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं मानना कि अमेरिका एज सच, जो अमेरिका की धरती है, उसका कोई नुकसान होगा। और नुकसान किसका होगा? इसराइल का। उसके ऊपर ईरान बहुत हमला करेगा। लेकिन अभी तक बेटा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है
मैंने कई अपने ईरानियन दोस्तों से पूछा है कि यार टाइगर लोग, तुम तो इजराइल से कितने हजार किलोमीटर दूर हो, 1700, 1800, 1900, 2000 किलोमीटर दूर हो, तो जो आप कर रहे हो, आपको क्या तकलीफ है? इजराइल तो भिड़ रहा है अरब देशों के साथ, आप तो अरब है नहीं, आप क्यों तंग कर रहे हो? आपसे पहले, मुल्लों से पहले जो शाह ऑफ ईरान होता था, उसके तो बड़े अच्छे संबंध थे इजराइल के साथ। डायरेक्ट फ्लाइट होती थी टेल अवीव से तेहरान तक, और तेहरान में अमीर लोग जो थे, शाह ऑफ ईरान के जो चमचे थे, बहुत पैसा था, वो तो नाचने गाने जाते थे टेल अवीव, नाइट क्लब्स में जाते थे, शराब पीने के लिए जाते थे वहां पर। मैं बात कर रहा हूँ बिफोर 1979। फिर ये मुल्ला सरकार आई, फिर उन्होंने धर्म के नाम पर अपना शुरू कर दिया आंदोलन, शाह को बाहर निकाल दिया। फिर जो शाह के अगेंस्ट धर्म का नाम लिया था, अब वही ये लोग अमेरिका के अगेंस्ट कर रहे हैं। जो गुस्सा शाह के अगेंस्ट था, इन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट ट्रांसफर करने की कोशिश की। ऐसे चलेगा नहीं। उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है ईरान की, और अगर वो जंग में फंस गया, मेरा मानना है 10-15 साल तक वो पिछड़ जाएगा। तो मुल्लों को भी जरूरी सोचना है, धमकियां जो मर्जी दो, अपने लोगों को खुश रखना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम चंद्रमा पे जाएंगे, सूरज पे जाएंगे, समुद्र में घुस जाएंगे, ये सब कहने की बातें हैं। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि ईरानी हुकूमत मुझसे बात करने को तैयार है, अभी उसका बयान नया आया था, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। कॉम्प्रोमाइज क्या है? उसकी तो दो चीजें हैं। पहली चीज उसकी ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद कर दो, और आपकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जिससे आप इसराइल को मार सकते हो, वो भी बंद कर दो तुरंत। अब वो कहता है कि आप प्रोटेस्टर्स को मारोगे जो आंदोलन कर रहे हैं ईरान में, मैं नाराज हो जाऊंगा। और डोनाल्ड ट्रंप किसको बेवकूफ बना रहा है? तेरे को फर्क पड़ता है कल 1 करोड़ 5 करोड़ ईरानी मर जाए? तेरे को क्या फर्क पड़ता है? तो बस यही चाहता है कि इसराइल, क्योंकि इसराइल का बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, मैं तो रहा हूं ना वहां बेटा, जूइश अमेरिकन लॉबी कहते हैं, तो वो चाहते हैं कि ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि इसराइल पर वो फिर हमला ना कर सके। और कितने ईरानियन मर जाएंगे इसमें, उसे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो माय ओन फीलिंग इज दैट इसराइल को थोड़ा बहुत तो नुकसान भुगतना पड़ेगा, ये ईरानियन मिसाइल्स वगैरह से इसराइल को, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब जहां तक उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, जैसा आपने जिक्र किया, शुरू में कहा था खत्म कर दिया, फिर कहा था आधा हो गया एटसेट्रा, ये लोग ईरान को बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, जो मर्जी हो जाए। जो उस बार बच गया था जब इन्होंने हमला किया था पिछले साल, तो ये जून। पूरी कोशिश करेंगे कि उस काम को कंप्लीट करें। ये भी आप देखिएगा, जंग होगा, नो क्वेश्चन। और जो लोग, जिनको वो कभी वहां गए नहीं है या देखा नहीं है वहां पे क्या हालात क्या हैं, वो समझ जाएंगे अपने आप। ये मैं नहीं कह रहा कि शाह का बेटा जो है आजकल, रेजा, वो वापस आएगा ना, क्योंकि वो भी बहुत अनपॉपुलर है अपने बाप की तरह, शाह की तरह। लेकिन एक चीज जरूर वहां पर होगी, वो ये है कि तख्ता पलट होगा। ये मुल्लों से तंग आ चुके हैं बेटा। पेट जो होता है ना, एक हम भारत में कहावत है ना, पापी पेट की खातिर, पापी पेट की खातिर। तो ईरानियन लोग भी, जिसके बच्चे भूखे हैं, जिसको पैसे नहीं, जिसको खाना नहीं है, जिसको बिजली नहीं है, घर में पानी नहीं आता, बाहर से लेना पड़ता है, तो वो भी पापी पेट की खातिर बहुत कुछ करेगा। आप देखेंगे इंटरनल मूवमेंट चलेगी, अमेरिका बाहर से ठोकेगा, और मुल्ला साहब अल्लाह 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 करते अपनी 72 हुरों की तलाश में भाग जाएंगे। ये मुझे लगता है, मेरी नजर में है कि ये होने वाला है। सर, ये खबरें भी आ रही थी कि 400 किलो यूरेनियम उनके पास है, उस यूरेनियम को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके उन 3 शहरों को टारगेट किया गया जहां पर उनके प्लांट है। ये भी आ रही थी। और जो पिछले 24 घंटे में धमाके हुए सर, क्या वो अमेरिका ने करवाए या खुद ही हो गए? क्योंकि कहा जा रहा था गैस लाइन में लीकेज हो गया इसलिए धमाके हुए, ऐसा हो सकता है क्या? ये कहना बड़ा मुश्किल है किसने ये धमाके करवाए हैं ईरान के अंदर, लेकिन मुखालफत जो है मुल्ला रजीम की बहुत तगड़ी है, और अमेरिका ने अपने पिट्ठू वहां बिछा रखे हैं। पहले भी किया था, जब उनका जंग हुआ था अ, ईरान इराक का, दोनों तरफ ने अपने पिट्ठू बनाए थे। अमेरिका ने तो अपने बहुत से पिट्ठू वहां बिठा रखे हैं। उनको मालूम है क्या हुआ 1950s में, जब पहली डेमोक्रेटली इलेक्टेड सरकार जो थी इराक की, उसको बाहर निकाल दिया था। फिर क्षमा कीजिए, ईरान की, वो मुसद्देक थे, मोहम्मद मुसद्देक, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनको निकाल दिया था। सीआईए ने कू कराया था, ब्रिटिश ने कू कराया था, क्योंकि उसने राष्ट्रीयकरण किया था ऑयल रिसोर्सेज का। दुनिया जो भी कहे, पश्चिमी अखबार वाले जो भी कहें, ये सब लड़ाई है काले सोने के लिए, काले तेल के लिए लड़ाई है, जिसको हम
गोल्ड का नाम देते हैं। तो अमेरिका ने देख लिया, वो कह रहा है वेनेजुएला, भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदना चाहिए, रूस से बंद कर दो। अरे भाई, अगर कोई बातचीत भी हुई है, डिप्लोमेटिक टॉक्स, वो तो प्राइवेटली होती हैं। ये तो हर चीज पब्लिक डोमेन में डाल देगा, फिर तेरे से बात कौन करेगा बेवकूफ। तो ये चीजें देखी जाएंगी कि ईरान को अंदर से खोखला करने के लिए इस हुकूमत को अमेरिका पूरी तरह से सतर्क है। इसीलिए वो ठोकेगा नहीं ठोकेगा, एक कच्ची हो जाएगी। और दूसरा, उसके जो दुश्मन है, उसके ढेर सारे दुश्मन हैं अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के, वो कहेंगे कि गधे, ये तूने किया क्या, इतने पैसे खर्च करा दिए, मिला क्या तेरे को। तो कुछ तो अनुमान, उसका रिजल्ट, परिणाम दिखाना पड़ेगा ना बेटा, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। ईरान को भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन ईरान पहला हमला नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसको अमेरिकी लोग इकट्ठे हो जाएंगे ट्रंप के, देखो देखो जी, हम पर इसने हमला किया, ठोको इसको। वो ठोकेगा इसको। ये चाल चल रहा है वहां पर। सर, शनिवार को ही वो काले पन्नों का राज खुला, वो जो फाइल एक लीक हुई जिसकी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद ही ईरान में इस तरह के धमाके, और जैसे आप कह रहे हैं कि ज्यूइश अमेरिकन लॉबी बड़ी हावी रहती है डोनाल्ड ट्रंप पर, तो आपको लगता है कि ये जो धमाके हुए, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस फाइल से भी हो सकता है? कहना बड़ा मुश्किल है इस समय, लेकिन जो धमाके हो रहे हैं और एप्स्टीन फाइल का ये वो इधर उधर, जो हमारे भी देश में भी तो कुछ लोग बड़ा फुदक रहे हैं उसके बारे में कि भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम है उसके अंदर, ये है वो है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीजें की जाती हैं। इनके इनके ससुर जी ने जाके देखी हैं वो फाइलें, जो यहाँ बैठ के बकवास करते हैं। तो ये जो चाल चल रहा है ट्रंप और एप्स्टीन फाइल की, इसकी उसकी, एप्स्टीन फाइल के जरिए से, उस फाइलों से उसको एक मैं कह रहा हूं एक साधन मिल गया है दूसरे देशों पर दबाव डालने का। कल को तो कहेगा पुतिन का भी नाम है, परसों कहेगा चीनी का भी नाम है, वो जो टिंग टोंग पिंग पोंग है, फिर बोलेगा अरे भगवान का भी नाम है इसके अंदर, अरे शैतान का भी नाम है इसके अंदर। तो उस पर कोई इतना भरोसा नहीं करता। लेकिन हमारी जो ऑपोजिशन है, इतनी उनको अकल होनी चाहिए कि इस तरह की चीजें ना करें। फायदा आपका नहीं होगा, फायदा भारत का नहीं होगा, फायदा भारत के दुश्मनों का होगा। सर, घर में इतना रायता फैल गया उन फाइल्स के चलते, तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यान भटकाने के लिए सीआईए और मोसाद के जरिए धमाके करवाए गए ताकि लोगों का ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाए और कोई नहीं बात ही नहीं नहीं उनकी दुनिया में? नहीं, ये अमेरिका में एक चीज रही बेटा, मैंने जब देखी, जब मैं वहां रहता हूं, कि डोमेस्टिक ओपिनियन, डोमेस्टिक इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज में अंतर है। वहां के लोग डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस करते हैं। हाँ, जंग हो जाएगी तो सब वहां पे ध्यान देंगे, लेकिन फिलहाल वो कहते हैं कि ये महंगाई हो रही है, बहुत चीजें महंगी हो गई हैं, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, रहने के घर में किराए बड़े महंगे हो गए हैं, ये हो गया वो, उन चीजों पे फोकस करते हैं। और फिर अगर एप्स्टाइन फाइल से ट्रंप को कुछ नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, तो वो उसके लिए जंग नहीं करेगा। वो जंग करेगा ये बताने के लिए कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, आई एम भगवान। और ये तो कहता है कि मोदी ने मुझे खुश नहीं किया, इसीलिए मैं नाराज हूं। तो क्या आप कोई किसी बार में नाचने वाली मैडम है कि आपको खुश नहीं किया, पैसे फेंक के आपकी तरफ? पागल है, कुछ चीजें ऐसी कह देता है जो उसको नहीं कहनी चाहिए। तो अब आप देखेंगी कि ईरान के ऊपर भी 3-4 दिन में पूरी तरह से हमला होगा, और मारेंगे इतनी बुरी तरह से कि ईरानियन हैरान हो जाएंगे कितना ठोकेगा। फिर देखते हैं कितनी देर लगती है इसको बनाने में। क्योंकि सर, जो बोर्ड ऑफ वो बना रखा है पीस, वो भी तो पहले उजाड़ो, फिर बसाओ और पैसा कमाओ, उसी फिर तो मुहिम में हमेशा हो जाएंगे। से यही रहा है ना, हमेशा से ये रहा है ना बेटा। इराक में क्या किया था, जाके ठोको सदाम को, बस बर्बाद कर दो इराक को, उसकी ऑयल इंडस्ट्री को। फिर जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो पैसे आप ले लो, बोलो हम जाके उसको दोबारा बनाएंगे। वेनेजुएला में भी वही कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब दुनिया समझ गई है। अकेला पड़ रहा है ये अपने हाथों से। अभी तो देखिए भारत के साथ, अभी तो उसके लोग बड़े परेशान है कि भारत ने ईयू के साथ ट्रेड डील साइन की है। अब डील के अभी तो सिर्फ दस्तावेज पे हस्ताक्षर हुए हैं कि दोनों साइड्स ने अपने आपस में जो बातचीत होती है उसका उसको समाप्त कर दिया है। और अब ये उनकी पार्टी का है, वो उनकी पार्टी का, ये इनकी पार्टी, वो उनकी पार्टी, ये बात कर रहे थे। लेकिन सर, अभी अरब देशों की जो बैठक हुई भारत में एक दिन पहले खत्म हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अमेरिका पर या ईरान पर या बाकी देशों पर या कुछ नहीं, पाकिस्तान का मैसेज? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अरब देश जो हैं वो 22 हैं।
22 मेंबर हैं अरब लीग के, जिसे हम कहते हैं लीग ऑफ अरब स्टेट्स। एक भाषा बोलते हैं 22 देश, हम 22 भाषाएं बोलते हैं, हम एक देश हैं। अब अरब देश ये समझ रहे हैं कि अगर हमें दोस्ती चाहिए या किसी कोई भरोसेमंद महाशक्ति चाहिए, वो भारत है। ब्रिटिश तो छोड़ के 70 के दशक में भाग गए थे। चीन पे कोई भरोसा नहीं करता, रूस अलग जगह उलझा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप बिजी है गाजा में और वेनेजुएला में और इधर उधर लगा हुआ है, वो ग्रीनलैंड में आजकल नया उसका शोषा शुरू हो गया है। तो अरब देश कहते हैं कि हम लोगों को अगर कोई भी आपत्ति आए, क्योंकि उनको थ्रेट क्या है, उनको खतरा कहां से, इजराइल से है या आपस में है। अब देखिए सऊदी अरेबिया और यूएई भिड़ गए, बल्कि ये रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, किसी ने किसी की बहन के साथ शादी की है, किसी ने माँ के साथ शादी की है, कोई दामाद है, कोई ससुर है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई ये है, कोई वो है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, भिड़ गए। क्योंकि यूएई कहता है कि मैं सऊदी अरेबिया की तरह होना नहीं चाहता, वो तो इस्लाम 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 करते हैं, मैंने तो दुबई बना दिया और अब दक्षिण यमन के जो बंदरगाह है मैं उन पे कब्जा चाहता हूं। तो उसने बंद कर दिया। पहले तो उसने भी बम फेंके थे सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर यमन पर, अब वो अलग हो गया है और वो सऊदी अरेबिया को उसने कहा है कि आपने जो करना है करो। तो यमन के दक्षिणी हिस्से में एक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसका वो समर्थन कर रहा है। फिर सऊदी कहता है तेरी ये मजाल, तू बंद कर दे इसको। यूएई कहता है मैं देखता हूं, तेरी ये मजाल, तू मुझे बंद करा के देख। तो अभी कुछ दिन पहले कुछ हथियार आ रहे थे विदेशों से वहीं पे दक्षिण यमन में वो लड़ाकों के लिए, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लड़ाकों के लिए। तो सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स ने उन्हें ध्वस्त कर दिया था। यूं ही बड़ा नाराज हुआ। मेरा मानना है कि कुछ देर के बाद ये फिर डार्लिंग डार्लिंग करके आपस में सही हो जाएंगे। लेकिन एक बात जो मुझे अभी तक याद आती है बेटा, जब मैं सोरबोन फ्रांस में पढ़ता था इन द 1970s, मिडिल 70s, यासिर अराफात जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे, सबसे पहले तो उन्होंने आवाज उठाई थी। और मुझे याद है उन्होंने आके कहा था हमें, हम लोग सुन रहे थे स्टूडेंट्स, उस समय मुझे पता नहीं था ये क्या बोल रहे हैं। तो कहने लगे कि देख लो कि जब तक इजराइल है तो हम अरब देश उनसे ठोकर ताकत के आजमाएंगे, उनके साथ हम भिड़ जाएंगे। जब इजराइल वहां नहीं रहा या वो समस्या का समाधान हो गया तो हम आपस में लड़ेंगे अरब देश, ये तो हमारी फितरत है। अब देख लीजिए आपस में भिड़ रहे हैं। एक तरफ सूडान मिस्र का हो रहा है, क्योंकि मिस्र जो है वो कुछ इलाके हैं, मैं तो सूडान में 5 साल आपका राजदूत रहा हूँ, कुछ इलाके हैं सूडान के जो मिस्र हड़प करना चाहता है और इस समय वहां गृह युद्ध चल रहा है। यूएई एक साइड को सपोर्ट कर रहा है, मिस्र दूसरी साइड को सपोर्ट कर रहा है। तो एक ये हॉटस्पॉट है। फिर गाजा का तो आपको पता ही है क्या हो रहा है वहां पर। फिर आपको ये भी मालूम है कि वेस्ट अफ्रीका में वो बुर्किना फासो जो देश है, और उसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज बंद कर दी। मैं तो रहा हूं, जितने वहां देश हैं सब आपस में भिड़ रहे हैं, सब अरबिक कंट्रीज हैं। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें, अरब देश चाहते हैं कि भारत के साथ मजबूती से हम रिश्ते बनाएं और हमारी भी रिलेशनशिप हमेशा होती है कि टाइगर तेरे साथ तेरे टर्म्स पे, मेरे टर्म्स पे, दूसरे के साथ मेरे टर्म्स पे, उसके टर्म पे। ये नहीं है कि अगर आजकल सऊदी अरेबिया यूएई का दुश्मन बन गया है तो मैं सऊदी अरेबिया के साथ अपने संपर्क तोड़ लूं। हम लोग चाणक्य की संतान है ना बेटा। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी नहीं है कि वो मेरा दुश्मन हो, और मेरे दोस्त का दोस्त जरूरी नहीं है कि वो मेरा दोस्त हो। मैं तो सबके साथ अलग अलग नाप तोल करके कतार का उदाहरण ले लीजिए। आपको याद होगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने कुछ साल पहले कहा था, कतार को बाहर निकाल दिया था कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसके साथ बहुत उछलते कूदते हैं, जो सारी अरब देशों में तंग कर रहा है, सबको मार रहा है। तो उसको बाहर निकाल दिया था। उसकी हालत बड़ी खराब थी कतार की। हमने उनको मेरा ख्याल खाद्य पदार्थ भी भेजे थे, कोई भेज नहीं था, ब्लॉकेड कर दिया था। फिर हमारे कहने पर उन्होंने ब्लॉकेड को हटाया और हमने कुछ वहां पे सामान भेजा कतार को। तो ये चीजें हैं। और अब अगर आप सोचते हो कि कतार आभार प्रकट करेगा, अगर आपको लॉयल्टी चाहिए ना अंतरराष्ट्रीय मामलों में, तो कहते हैं जाके कुत्ता खरीद लाओ, तब आपको लॉयल्टी मिलेगी, वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, ये अब सही है, इनकी मीटिंग हुई है, पाकिस्तान बौखला गया है, अमेरिका भी घबरा रहा होगा कि ये क्या षड्यंत्र रच रहे हैं मेरी पीठ के पीछे। आपकी पीठ के पीछे जो षड्यंत्र ये रच रहे हैं वो ये है, सऊदी अरेबिया कहता है मैं सिर्फ सऊदी अरेबिया का चौधरी नहीं हूं, मैं सिर्फ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का चौधरी नहीं हूं, मैं पूरी अरब दुनिया का चौधरी हूं और पूरी मुस्लिम दुनिया का चौधरी हूं। टर्की कहता है जाके छोले खा, मिस्र कहता है जाके पूरियां खा,
पाकिस्तान कहता है तेरी ऐसी की तैसी, हमने डील तो कर ली है लेकिन परमाणु हथियार तो मेरे पास है, जो मांगे हो उसके हथियार हैं। तो वहां पर भी यूनिटी नहीं है। भारत के साथ हमारा 3-4 एरिया में फोकस रहा है बेटा। एक रहा है इन्वेस्टमेंट में, पूंजी निवेश जो करेंगे ये लोग। दूसरा रहा है ट्रेड पे। तीसरा हमारी बहुत बड़ी डायस्पोरा है, बहुत से भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं, उनका भी हमने ध्यान रखना है। और चौथी चीज जो आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं उन पे हम फोकस करेंगे कि उनको पता है कि भारत ही एकमात्र देश है जो इन टेक्नोलॉजीज का फायदा अरब देशों को दे सकता है। सर वेनेजुएला की जो अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति बने उनको पीएम मोदी ने फोन किया था और उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये राग अलापना शुरू कर दिया कि मैंने तो तय कर लिया है कि भारत तो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो सर ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या उस फोन पर जो बातचीत हुई उससे बौखलाहट में कही, क्योंकि उसको लगा होगा अरे पीएम मोदी ने तो यहाँ भी मुझे पीछे छोड़ दिया। ये डिप्लोमेटिक टॉक्स जो होती हैं बेटा, ये पब्लिक डोमेन में नहीं की जाती। और ट्रम्प जो है वो बेवकूफ है इन मामलों में, क्योंकि शायद उसने कभी कूटनीति सीखी नहीं है। पीएम मोदी के साथ बारे में भी कह रहा था, जब ये हुआ ट्रम्प में मैंने टैरिफ लगाए तो पीएम मोदी ने मुझे कहा सर मुझे माफ कर दो, सर मुझसे गलती हो गई है। भारत का प्रधानमंत्री ये चीजें नहीं कहता। ट्रम्प में जो मैं देख रहा हूं एक समस्या बेटा, हकीकत और अफसाने के बीच में जो फर्क है वो उसको समझ नहीं पाता। वो अपने अफसाने को ही सच्चाई मान लेता है। तो ग्रीनलैंड में भी आप देखेंगे ये चीज, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए इसलिए 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 इसलिए, लेकिन ग्रीनलैंड उसको चाहिए कि एक ये अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ द सी। तो 270 किलोमीटर आपका जो तट है, 270 किलोमीटर तक आपका टेरिटोरियल वाटर, आपका पानी है। अगर वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत दूसरी चीजें हैं, बहुत प्राकृतिक साधन है, वो सब आपके हैं, कोई दूसरा नहीं आ सकता। ग्रीनलैंड तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ट्रंप अगर उसको खा जाएगा तो देखिए कितनी दूर तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं वो जाएगा। तो ये चीज जो है ट्रंप के माइंड में है। लेकिन वो कहता है ना, मन दौड़ने लगता है अनजानी आग के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे। कभी इधर भटकता है कभी उधर भटकता है, स्टेबल नहीं है। जो भी है भारत के साथ पंगा नहीं लेगा, ट्रेड डील हो जाएगी। हमने भी ट्रेड डील यूरोप के साथ की है। उसके लोगों ने ये बयान दिया है कि ये अच्छा नहीं किया, भारत को बहुत फायदा हुआ है, यूरोप को बहुत कम फायदा हुआ है। हमने कोई जवाब नहीं दिया। आपने जो कहना है वो कहते रहिए, हम वो करेंगे जो हमें करना है। अपनी पोजीशन को आपके सामने डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के चीफ न्यायाधीश नहीं है। तो ये बात ट्रंप साहब को थोड़ा सा इस समय समस्या हो रही है उसको निकलने में, पर बहुत जल्दी वो लाइन पे आ जाएगा। सर अगर ईरान पर हमला होता है, जैसे आप कह रहे हैं अगले 2-4 दिन में ये हो जाएगा, अपनी नाक रखने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को ये करना पड़ेगा क्योंकि 100%। हो रहा है। तो आपको लगता है ईरान अकेला रहेगा? वहां तो रोज जहाज पहुंच रहे हैं चाइना के, उसकी हेल्प तो अब पुतिन भी कर। मैं सवाल पूछता हूं आपसे। चाइना ने हथियार भेज दिए, पुतिन ने भेज दिए। चाइना एक सिपाही नहीं भेजेगा वो हथियार चलाने के लिए। और वैसे भी उसके हथियार तो बेकार के हैं, हमने देख लिया था सिंदूर में। ना रूस एक सिपाही भेजेगा। रूस दोस्त है ईरान का, चीन भी दोस्त है, लेकिन दोनों देश बेटा, रूस और चीन, रेडिकल इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लाम से नफरत करते हैं। चीन ने तो वीगर्स को बंद करके रखा हुआ है। और रूस कितने साल, व्लादिमीर पुतिन सिविल वॉर में भिड़ गया था चेचन लोगों के अगेंस्ट जो मुसलमान है। तो ये कहना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं। हथियार बेचेंगे, अमेरिका उनको डुबो देगा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर अमेरिका के ऊपर हमला किया किसी चीनी ने या रूसी ने, फिर तो वो जो नेटो का आर्टिकल 5 है कि एक के ऊपर हमला सब पे हमला होगा, फिर वो एक्शन में आ जाएगा। और ये ना चीन ना रूस उसको बर्दाश्त कर पाएंगे। चीन तो सर वैसे ही डरपोक है। सर भारत चीन में तो आजकल वैसे भी सर बड़ा बवाल मचा हुआ है, पता नहीं कौन कौन तख्ता पलट की खबरें थी शी जिनपिंग की, फिर पता नहीं कितने सारे जनरल्स को जेल में डाल दिया है, बहुत कुछ हो रहा है वहां पर अभी तो। तक जब से इसने शुरू किया था एंटी करप्शन, 10 लाख को डाला हुआ है, सिपाहियों को और सिविल सर्विस को। ये भी पागल है, क्योंकि जब आपकी गद्दी डगमगाने लगती है तो आपको अपने बिस्तर के नीचे भी चूहे नजर आते हैं कि दुश्मन यहां भी बैठा हुआ है, तो आप उन चूहों को दुश्मन समझ के मारने की कोशिश करते हैं। ये हालत है इन लोगों की।
बाकी कहना कि चाइना बड़ा सॉलिड है, ये चाइना की भी बेटा ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक आदमी निर्णय करता है। भाई आपने निर्णय कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? भारत के प्रधानमंत्री ने कोई फैसला कर लिया कि ये करना है, उस फैसले का अमल करने के लिए, उसका कार्यान्वयन करने के लिए सिविल सर्वेंट्स पे ही भरोसा करेगा ना। और जैसे वो मरियम मैडम कोई है वहां पे जिहादिस्तान में, शायद पंजाब की मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने भी कोई बात है कि मैं ब्यूरोक्रेसी जो वहां की सिविल से ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अरे करना मैडम, अगर दम है, दम किसी में नहीं है, वहां बातें करने में शेर है। सो अगेन, जो प्रश्न आपने पूछा है, मेरा मानना है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो, और जिहादिस्तान के जो लोग हैं, जो वहाँ की जो हुकूमत है, मेरा अपना मानना है कि वो, उनकी हालत बड़ी खराब है। वो अभी कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेते। ये तो क्या नाम है इसका, बदमाश शरीफ ने तो पब्लिकली बोला है कि जब मेरे खेती मार्शल और मैं किसी देश में जाते हैं पैसे मांगने के लिए, कहते हैं भाई आईएमएफ ने तो हमें पैसे दिए लेकिन इतना 10% 20% कम हो गया है, तो आप कृपा करके दे दीजिए। कहता हम मांगने जाते हैं, वो हमारा फोन नहीं उठाते, और फिर कहता मैं आपको सच बताऊं तो बहुत मुझे गंदा लगता है किसी के आगे हाथ फैलाना, लेकिन फैलाने से चूकता नहीं है क्योंकि 90% तो खुद खा जाएगा। तो ये चीजें हैं उस देश में कि इट्स, उस देश को चलाता कौन है? चोर, डाकू, बदमाश, गुंडे, हिपोक्रिट्स, वो लोग उस देश को चलाते हैं। वहां पे कोई सरकार है नहीं जिससे आप बात कर सके। सर, भारत का बजट भी पेश किया गया है, उस बजट में 15% बढ़ोतरी हुई है डिफेंस बजट में, जबकि मांग ये थी आर्मी की तरफ से कि 20% होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? ये 15% इज एनफ? बेटा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सोना है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की कीमत, आप जैसी हमारी जो बेटियां हैं, 35,000 टन आप लोगों के पास सोना है, भारतीय नारियों के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा। और आज उसकी कीमत 5 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, $5 ट्रिलियन है। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हम कहीं आगे निकल गए हैं उससे। अब आज 5 ट्रिलियन है, कल 15 हो जाएगी, परसों 2 ट्रिलियन रह जाएगी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है 5%, 10% में क्या मिलेगा, एक्सेट्रा। मेरा मानना है, और मैं अपनी तरफ से मुबारक देना चाहता हूं सरकार को, अर्थशास्त्री हूं, मैं इसको जामवंत बजट कहता हूं। जामवंत बजट इसलिए कि इस बजट में जहां जहां हम खर्च कर रहे हैं, आपने देखा होगा, वो भारत को और मजबूत बनाने के लिए है। तो जामवंत जो भालू थे रामायण में, जिन्होंने भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत याद कराई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको ये करिए और याद करिए अपनी ताकत, फिर वो चले गए। तो इस बजट का फोकस 3 जगह पे है, आत्मविश्वास पे, आत्मसम्मान पे और आत्मनिर्भरता पे। और ये तीनों जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं, सबसे जाहिर है कि भारत बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट फाइनेंस मिनिस्टर। बाकी कुछ लोग कहते हैं ये एप्स्टाइन फाइल में इसका नाम आ गया, उसका नाम आ गया, उससे बचने की करने के लिए, उनको पता क्या, वो तो बजट सुनने से पहले ही अपनी आलोचना तैयार कर देते हैं। ये तो मैंने देखा है, तो सरकार में बहुत साल रहा हूँ, पता भी नहीं है वो क्या कहने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ गलत कहना है। और जो उनके 80-90 साल के प्रवक्ता होते हैं, वही ज्यादा ये चीजें बोलते हैं, क्योंकि सत्ता छिन गई है। 14 साल से तो कोई और बैठा हुआ, वो तो सोचते थे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भारत को चलाना, तो अब वो नहीं हो रहा, उनका अधिकार छिन गया उनसे, तो फिर गुस्सा तो होंगे ना बेटा, तरह तरह की बातें करेंगे। सच्चाई है कि नहीं वो किसको मालूम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। पीएम मोदी ने तो कहा है कि फ्यूचरिस्टिक बजट है ये, युवाओं को केंद्र में रखकर किया गया है। तो अब देखते हैं कि रिएक्शन तो जिस तरह के आएंगे विपक्ष से, वो वैसे आएंगे सर, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि ईरान का क्या होने वाला है, ट्रंप कब हमला करते हैं। 48 घंटे में, और ट्रंप प्रोवोक कर रहा है, वो उनको उत्साह रहा है कि आप पहले हमला करो। जहां उसने पहला हमला किया, सारी अमेरिका की जनसंख्या इकट्ठी हो जाएगी, ठोको इनको, वो फिर एकदम नेशनल यूनिटी आ जाएगी। तो वो चाहता है कि पहले अमेरिका हमला करे ताकि उसके पास भी नेशनल यूनिटी आए। दोनों तरफ वही खेल खेला जा रहा है, तू मार पहले, तू मार पहले, तू मार पहले। ये उनकी कहानी वहां चल रही है अभी। तो देखते हैं पहले कौन मारता है सर। लेकिन पाकिस्तान का बुरा हाल हो रखा है, बीएलए ने उनके छक्के छुड़ा रखे हैं, और उनमें भी क्या कुछ और घटनाएं होती, इस पर भी चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट टाइम बैठेंगे। लेकिन आज आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और जय हिंद। जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।